गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ आवश्यक किरणों के बारे में। 4 प्रकार की किरणें ये होती हैं। उसमें एक प्रकार की जो किरण होती है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, उसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। आज दूसरे नंबर की जो प्रकाश किरण है जिसे अपन बोलते हैं आपके फोक्सीय किरण, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने कल लास्ट क्लास में चर्चा की थी अक्ष के समांतर किरण। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण के अंदर वो मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन दूसरी जो प्रकाश किरण लेते हैं जिसका नाम है फोक्सीय किरण। फोक्सीय किरण, देखो बच्चों, अपन फोक्सीय किरण की बात करें तो ये होती क्या है और किस प्रकार से आपके जो गोलीय दर्पण है उत्तल अवतल उसमें से ये गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो जब वह प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से गुजरती है, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। पहले अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। वह प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से गुजरती है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और अवतल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है, उस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जो प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसे अपन पहले नोट करते हैं यहाँ कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बच्चों, जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है वो क्या होती है? वो परावर्तन के बाद आपके मुख्य फोकस के क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और दूसरी बात अपन यहाँ नोट करें कि जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बच्चों, अपन ने बात की थी कि जो मुख्य फोकस होता है वहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अवतल दर्पण में तो वो गुजर जाएगी, जबकि उत्तल दर्पण में वास्तव में वो जाती नहीं है। अभी अपन डायग्राम बना के देखेंगे, वो केवल उसकी तरफ जाती हुई होती है, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब अपन दोनों के डायग्राम बना के देखते हैं। पहले अवतल दर्पण का मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। यह आपके है कौन सा दर्पण? यह आपके है अवतल दर्पण। यह आपके अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, और ये आपके उसका मुख्य फोकस है, और ये है वक्रता केंद्र C। देखो बच्चों, ध्यान रखना
यहाँ पे अपन ने बात की है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। देखो बच्चों, ये अगर प्रकाश की किरण कोई है और ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ये इधर गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजरने के बाद ये यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अर्थात जो अपन ने यहाँ लिखा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है, ये आपके क्या है ये मुख्य अक्ष है, और आपको पता है ये दर्पण कौन सा है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में अपन ने चर्चा की, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किधर से मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है, अवतल दर्पण से, इसे ही फोकसीय किरण बोलते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरे वाला दर्पण है अपने पास, ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या है, ये इसका है मुख्य फोकस। इसके नीचे नाम लिख देते हैं, यह है आपके उत्तल दर्पण। देखो बच्चों, ये जो उत्तल दर्पण होता है इसका मुख्य फोकस इधर होता है, पीछे की तरफ अपन ने चर्चा की थी कल लास्ट क्लास में, और ये इसका वक्रता केंद्र C होता है, ये C है वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस F है। अब प्रकाश की किरण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है वो मुख्य फोकस की तरफ जाती नहीं है, लेकिन मुख्य फोकस की तरफ जो जाती हुई प्रकाश की किरण होती है वो किरण क्या होता है आपके, ये कहाँ जा रही है, ये मुख्य फोकस की तरफ जा रही है प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ जो जा रही है वो आपके परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये यहाँ से परावर्तन होगा इसका, और ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये अगर इसका परावर्तन नहीं होता तो ये मुख्य फोकस से गुजरती। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि जो आभासी रेखा होती है वास्तव में जाती नहीं है, उसको अपन डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर जाती, लेकिन परावर्तन हो गया जिसके कारण ये कहाँ से गुजर गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। मैं यहाँ इसके नोट कर देता हूँ कि ये आपके उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। वैसे आपको पता है, और ये इसका द्वारक जो है वो M है, इधर भी इसका द्वारक ये M और ये N है। तो दोनों स्थितियों में अपन ने देखा है कि फोकसीय किरण जब मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई जो प्रतीत होती है वो दोनों ही परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके दूसरे वाली प्रकाश किरण हो गई है। अब बात करते हैं अपन तीसरी प्रकार की प्रकाश किरण की, जिसे बोलते हैं अभिलंब किरण। इसे फोकसीय किरण बोलते हैं क्योंकि ये मुख्य फोकस से गुजरती है, और उसको अभिलंब किरण बोलेंगे अपन, और वो क्यों बोलेंगे उसके बारे में भी यहाँ नोट करेंगे। तो नेक्स्ट किरण जो है 3 नंबर की, वो है आपके अभिलंब किरण। देखो बच्चों, अभिलंब किरण क्या होती है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है, दर्पण चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही स्थितियों में जो प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र होता है वहाँ से जो गुजरती है वो बिना किसी परावर्तन के सीधे ही उस दिशा में आ जाती है जिस दिशा में से गई थी। अर्थात जो मुख्य क्या होती है, जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण होती है वो बिना परावर्तन के सीधे ही उधर से आ जाती है जिधर से वो गई थी। इसे अपन बोलते हैं अभिलंब किरण। तो पहले अपन लिखते हैं प्रकाश की किरण जो उत्तल व अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से
गुजरती है वह बिना परावर्तन के सीधी ही लौट आती है। अर्थात जिस पथ से प्रकाश की किरण जाती है, उसी पथ से वापस लौटकर आ जाती है। जैसे अपन यहाँ देखें कि किस प्रकार से प्रकाश जो किरण है वो उत्तल व अवतल दर्पण से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो अपन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये आपके है उत्तल दर्पण। यह हो गया इसका मुख्य अक्ष, यह है इसका वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। अब देखो बच्चों, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है, कहाँ पे? वक्रता केंद्र C पे। ये वक्रता केंद्र C पे जारी है, आगे जाएगी नहीं, ये डैश डैश करते हुए गुजरेगी इसके वक्रता केंद्र C से। और इसके जो वक्रता केंद्र C है, यहाँ से ये प्रकाश किरण क्या हो गई? गुजर गई है यहाँ से। ये जो प्रकाश की किरण गई है, ये इधर से गई और यहाँ से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में आ गई जिस दिशा में गई थी। इसमें किसी प्रकार का कोई परावर्तन नहीं हुआ है, इसलिए अपन इस किरण को कौन सी किरण बोलते हैं? अभिलंब किरण, क्योंकि अभिलंब सीधा ही जाके आ गई है। ये M है, ये N है और ये आपके दर्पण कौन सा है? यह है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी परावर्तन के सीधी ही लौट आ गई जिधर से गई है। इधर दूसरा अपन दर्पण लेते हैं, यह है आपके अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका F और ये इसका C। ये मुख्य फोकस है, यह वक्रता केंद्र C है। अब देखो बच्चों, इसके वक्रता केंद्र C से एक प्रकाश की किरण जा रही है, ये इसके प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र C से जा रही है। ये जिस दिशा से गई है उसी दिशा में लौटकर वापस आ जाएगी। इधर से गई और इधर से वापस लौट के आ गई इसी पथ से, अर्थात बिना किसी परावर्तन के पुनः उसी पथ में लौट कर आ रही है। ये दोनों किरणें इसमें वास्तव में जाती नहीं है, पहले ही परावर्तित होकर लौट के आ जाती है, लेकिन उसी पथ में आती है जिसमें गई है। जबकि ये जो आपके अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के अंदर आपने देखा कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गई, इसके द्वारक से परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस लौट के आ गई है। ये तीसरी किरण थी आपके अभिलंब किरण। आगे अपन चर्चा करें उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। तीसरे प्रकार की अभिलंब किरण हो गई है और चौथी प्रकार की तिर्यक किरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फोर्थ जो आपकी किरण है प्रकाश की, वो है आपकी तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, ये आपके बच्चों कौन सी किरण है? ये चौथी किरण है। अब ये तिर्यक किरण होती क्या है बच्चों? जब प्रकाश की किरण दर्पण के गोलीय दर्पण में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे से अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के उत्तल या अवतल दर्पण के जो ध्रुव होता है, जिसे ध्रुव O बोलते हैं, उस ध्रुव पर क्या होती है? जब आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार से परावर्तन होता है और परावर्तन के दौरान जो आपतन और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, वो नियम यहाँ पे लगता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं
कि उत्तल व अवुत्तल दर्पण के ध्रुव से ध्रुव पर आपतित किरण जिस कोण से आती है, जिस कोण से आती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। देखो बच्चों, उत्तल व अवुत्तल दोनों ही दर्पणों के जो ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण होती है, वो ध्रुव पर आपतित किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो अपन दोनों के डायग्राम बना के एक बार देखते हैं। यह आपके है उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के अंदर अपन देखते हैं किस प्रकार से जो प्रकाश किरण है उसका परावर्तन होता है। ये M, ये N है, इसका ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। ये प्रकाश की किरण जो ये इसका ध्रुव है, इसके ध्रुव को अपन O से इंडिकेट कर देते हैं। ये इसका ध्रुव है, इसको O से अपन प्रदर्शित कर देते हैं। ये प्रकाश की किरण जो इसके ध्रुव पर आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये इधर से इधर चली गई। कहने का मतलब ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, इसको अपन I नाम दे देते हैं और इसको कोण R नाम दे देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो कोण I और कोण जो R है, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का मान है वो बराबर होगा। यहाँ पे कोण I बराबर कोण R, अर्थात जिस कोण के साथ ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण जिस कोण से आ रही है उसी कोण से ये परावर्तित होकर वापस जा रही है। कौन से दर्पण से? ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से। अब अपन अवुत्तल दर्पण की भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। यह आपके यह अवुत्तल दर्पण है। इस अवुत्तल दर्पण का ये मुख्य फोकस F है, यह वक्रता केंद्र C है और ये ध्रुव O है। अब यहाँ पे जो ध्रुव O है, इस पे ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और परावर्तन के बाद ये इधर से गुजर गई। अगर हम यहाँ पे भी इनके कोणों को अगर नापें, इसको कोण I बोलें और ये जो कोण है इसको कोण R बोलें, तो यहाँ पे दोनों कोणों को मापने पे भी आपको दिखेगा कि कोण जो I है वो बराबर है कोण R के। अर्थात आपतन किरण और परावर्तन किरण के मध्य जो कोण है वो कोण कैसा है? बराबर कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिस कोण से ये प्रकाश किरण आती है उसी कोण से वापस लौट के चली जाती है, उत्तल दर्पण में भी और अवुत्तल दर्पण में भी। इसको बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। चलिए ठीक है, एक बार बच्चों में रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने प्रकाश किरणों के बारे में जो पढ़ा है उसके बारे में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवुत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से वो क्या होती है? गुजरती है, जबकि अवुत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला वाला नियम। दूसरा जो है, दूसरे वाला जो नियम है वो है आपके कौन सा? दूसरी किरण है फोक्सीय किरण। और फोक्सीय किरण में ये बताया मैंने कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोक्सीय किरण में अपन ने बात की कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरी अपन ने बात की थी, तीसरी किरण थी अपने कौन सी? अभिलंब किरण। और अभिलंब किरण में अपन ने बात की लास्ट अभी कि
वक्रता के अंदर सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी परावर्तन के सीधे ही गुजर जाती है, जिधर से गई थी उधर से ही वापस लौट के आ जाती है। और चौथी अपन ने तिर्यक किरण के बारे में अभी बात की है। तिर्यक किरण में ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे चारों जो समान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण हो गई थी और चारों किरणों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। मैं इसे साफ कर देता हूँ। उसके बाद अपन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ 4 किरणों के बारे में चर्चा की है। इन 4 किरणों में से भी किन्हीं 2 किरणों को लेकर अपन जो गोलीय दर्पण है, उत्तल व अवतल दर्पण है, उन दोनों ही दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखो बच्चों, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से का बनता है। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ नियम हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, कि जो वस्तु है उस वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं साइड में रखना है। प्रकाश दर्पण के जो वस्तु रखी है उस वस्तु के पीछे से आना चाहिए। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जहाँ पे वास्तव में प्रकाश किरणें जाके मिलती हैं। और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा जहाँ पे प्रकाश किरणें मिलती नहीं है, लेकिन उनको पीछे बढ़ाने पे वो जहाँ पे जाके मिल जाती हैं उस जगह पे वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं अपन आभासी प्रतिबिंब। तो अपन सबसे पहले एक बार बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब वो होगा जहां पर प्रकाश किरणें वास्तव में आपस में मिलती है। जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आपके आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की अपन बात करें तो बच्चों, आभासी प्रतिबिंब वो होता है जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती नहीं हैं, उन्हें पीछे बढ़ाने पर वे मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। देखो बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? वो हमेशा सीधा बनता है। तो आप याद रखना कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। और यदि प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? यदि प्रतिबिंब आभासी आ रहा है तो उसका मतलब वो कैसा बनेगा? वो आपके उल्टा, आभासी सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा आपके उल्टा बनेगा। इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ।
लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि किसी भी दो प्रकाश किरणों को लेकर हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में पहले वाली स्थिति लेकर चलते हैं। पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत का मतलब होता है बच्चों, अपने को इसकी स्थिति पता है नहीं कि वो है कहाँ पर, कितनी दूर है, जो ज्ञात नहीं है दूरी अपने को, उसके बारे में अपन उसको अनंत बोलेंगे। तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन यहाँ डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो मैं पहले एक लाइन लिख देता हूँ, फिर उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे। जब वस्तु अनंत पर होती है तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, अभी मैंने बताया जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो कैसा बनेगा? सीधा, वास्तविक, सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा, जिसके बारे में अपन कह सकते हैं बिंदु आकृति का बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है और उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। कैसे बनेगा वो मैं बना के बता दूंगा अभी। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। देखो बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको सबसे पहले दर्पण बनाना है। दर्पण कैसे बनेगा? ये हो गया आपके अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपके मुख्य अक्ष आपने बना दी है। अब मुख्य अक्ष बनाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे मुख्य फोकस F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। देखो बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये C और ये O के बीच की दूरी जिसको आप वक्रता केंद्र बोलते हैं, और F और O के बीच की दूरी जिसे आप क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस दूरी। उनमें एक संबंध होता है। ये संबंध ऐसा होता है कि R जो क्या है, वक्रता त्रिज्या R है, वह आपके फोकस दूरी की दुगनी होती है। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यहाँ की दुगनी होती है एग्जैक्ट। ये इस संबंध के बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ केवल ध्यान रखना है कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की दुगनी होती है। अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी दूरी फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसको याद रख लेना। इसके बारे में डिटेल से अपन बात फिर कभी करेंगे। अब अपन देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है, देखो बच्चों, दो प्रकाश किरणें अपने को लेनी है। कोई सी भी दो ले सकते हैं। जनरली आपको यहाँ पे ये वस्तु है, यहाँ पे ये अनंत है, अपने को पता नहीं है ये है कहाँ पे। इससे प्रकाश किरण ये आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। एक ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। डैश डैश से अपन दिखा रहे हैं, मतलब ये अनंत से चल के अपने पास आ रही है। इस वस्तु का नाम है A और B। अनंत पर ये वस्तु स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब आपको पता है कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस ऐप पे बनेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? ये मुख्य फोकस ऐप से गुजरती है। तो आप स्केल से यहाँ से लाइन खींच सकते हो। ऐसे स्केल यहाँ रख के एक लाइन खींच ले सीधी। इसी प्रकार आप यहाँ पे एक स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे सीधी।
ये इधर से गई प्रकाश की किरण, इसका परावर्तन हुआ, ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई इधर निकल गई, इधर से गई वो मुख्य फोकस से गुजर के इधर निकल गई। ये दोनों जहाँ पे मिल रही है, देखो बच्चों ये यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये मुख्य फोकस है, आपका मुख्य फोकस पर ये क्या हो रही है, मिल रही है, इसलिए ये मुख्य फोकस ही है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, अत्यंत छोटा है, दिख नहीं रहा है, इसलिए अपन इसको बिंदु आकृति का बोल सकते हैं। और मुख्य फोकस पे बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या हो रही है, मिल रही है, इसलिए वास्तविक किरणें हैं, इसलिए यहाँ पे ये वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बन रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, Mn है और ये प्रकाश की किरणें हैं, और ये आपके कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। कब, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के जो डायग्राम हैं प्रतिबिंब बनने हैं वो पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।